वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकेरा में आदिवासियों से पैर चटवाने वाला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बकरी चोरी की घटना से जुड़े इस मामले में दोनों पक्ष आए, दोनों ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले ग्राम बकेरा के पीड़ित परिवार सहित अन्य ग्रामीणों ने बालाघाट अजाक्स थाने में ज्ञापन सौंपकर आदिवासियों से पैर चटवाने वाले इस मामले को झूठा और बेबुनियाद बताया। जिन्होंने अजाक्स थाने में ज्ञापन सौंपकर यह स्पष्ट किया कि बकेरा निवासी घनश्याम टेकाम और राम टेकाम ने किसी के पैर नहीं चटवाया गया था। उन्हें कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक मोहरा बनाया गया है, जिनके खिलाफ नामजद ज्ञापन सौंपते हुए सर्व आदिवासी समाज ने इस पूरे मामले में आदिवासी समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया। जहाँ उन्होंने झूठी और मनगढ़ंत कहानी बताकर एसडीएम सहित अन्य विभागों में शिकायत करने वालों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही की जाने की मांग की। जिन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोग आदिवासियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जिनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग सर्व आदिवासी समाज के द्वारा की गई। क्या घटना हुई थी उस दिन आपके साथ? सर जी ने बोले थे कि ऐसा ऐसा बोलना मनोज बच्चे और विजय भी से और ये अनूप चौबे क्या बोलना, कैसा कैसा? कि पाँव चटवाए और ऐसा ऐसा बोलना। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे आप तो आपको ज़मीन से उठा देंगे, या तो फिर आप खुद फंस जाओगे नहीं बोलेंगे तो, और आप ज़िंदगी भर के लिए दोनों बाप बेटे अंदर चले जाओगे, उम्र के हो जाएंगे आपको। अच्छा, इसके कारण हमको डर के वजह से बोलना पड़ा। तो घटना नहीं हुई थी? ये घटना गांव में बिल्कुल नहीं हुई। क्या घटना हुई थी? गांव में घटना ये हुई थी, हमारी जो बकरी घूमी थी बलराम भगत की, जिसमें गांव में समझौता हो गया था हमारा। तो मनोज गुप्ता ने बोला था कि हम आपका जो ज़मीन जो फॉरेस्ट में चली गई है, तो वो ज़मीन आपको हम इसका पट्टा बनवा देंगे, तो आपको आप वारस से नहीं चलना हमारे साथ। तो इन्हें बोले, तो हम आ गए इनके साथ। तो इन्हें बोला कि ऐसा ऐसा बोलना है आपको, मीडिया जब आपके साथ हमने माइक लगाएंगे तो हमने इसलिए इन्हें बोले कि ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप फंस जाओगे, इसलिए इसके डर की वजह से हमने बोलना पड़ा। अच्छा, यानी आप प्रलोभन दिए और डरा के आपके से लिखवाएं कि पाँव चटवाए वाली ऐसी घटना है करके। हमारे से लिखा ही नहीं, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हमारे से लिखा ही नहीं, उन्होंने कागज भी नहीं दिया हमारे हाथ में कागज आए। अच्छा, ज्ञापन बनाया किसने था? ये चौबे ने, अनूप चौबे एडवोकेट। हाँ, अच्छा, तो इनकी कारस्तानी थी। हाँ। तो अभी क्या मांग करने आए हैं? सर इनकी जांच होना चाहिए सर। जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नजर नहीं आ रही। जहां जिला अस्पताल से जिले के तमाम सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में रिक्त पड़े रेडियोलॉजिस्ट पदों पर भी भर्ती न होने के चलते अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को ना तो समय पर उपचार मिल रहा है और ना ही समय पर उन्हें जांच रिपोर्ट मिल पा रही है। ताजा मामला जिले के किसी तहसील या किसी ग्रामीण अंचल का नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय स्थित शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय का है। यहाँ जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को सोनोग्राफी करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सोनोग्राफी करने के लिए उनको 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके चलते इन दिनों जिला अस्पताल में मरीजों की समय पर सोनोग्राफी नहीं हो पा रही। उन्हें मजबूरी बस मोटी रकम खर्च कर सोनोग्राफी सेंटर प्राइवेट में जाकर करनी पड़ रही है। इस समस्या को लेकर मरीज के परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी की बात कर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। जिला अस्पताल पहुंचे लालबरा छतेरा निवासी ज्ञानदास ने बताया कि आज उन्होंने अपने बच्चों को जिला अस्पताल लेकर आए थे। उपचार के लिए डॉक्टर के द्वारा सोनोग्राफी करवाने की सलाह दी। ट्रामा सेंटर स्थित सोनोग्राफी में ले जाया गया तो वहां पर मौजूद कर्मियों के द्वारा मुझे 2024 का समय दिया गया। पेशेंट बहुत है, उसका हवाला देकर लंबा समय दिया गया। उन्होंने मांग की कि ग्रामीण अंचलों से काफ़ी मरीज आते हैं जिन्हें इतना लंबा समय दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे ही समस्या बनी रही तो मजबूरी बस उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ेगा। वस्तु हमको पढ़ते आता था, बता दी आप भैया को बताया मैंने। ये इसमें लिखा हुआ 2024 को बोला। क्या काय के लिए दी गई तारीख आपको? ये सोनोग्राफ करना है। किसका करवाने के लिए? हमारे बच्ची को। कब लेकर के आए थे? अभी आज ही लेकर के आए थे, और आपको 2024 की तारीख दी। वही तो बोल रहा। क्या बोले उन्होंने? आपने बोले नहीं कि सर इतना लंबा समय दे रहे हो करके? पेशेंट बहुत है बोले। क्या बोलते हैं, आ गए वापस। अच्छा। तो वहीं दिगोदा निवासी काजल कटरे ने बताया कि मैडम से चेक करवाया, उसके बाद उन्होंने सोनोग्राफी करने की सलाह दी। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी करवाने के लिए आए थे। सोनोग्राफी तो नहीं हुई, लेकिन उनके द्वारा समय दिया गया। काफ़ी मरीज इस समस्या को देखते हुए वापस चले जाते हैं।
उनकी मांग है कि सोनोग्राफी करने आए मरीजों का तत्काल ही सोनोग्राफी हो। उसके लिए 2 सेंटर खोलना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। सोनोग्राफी करवाए तो हुई सोनोग्राफी आपकी? नहीं, मतलब चेकअप करवाए, मैडम चली गई, लेट आए थे हम लोग, तो डेट नहीं मिली सोनोग्राफी। क्या तारीख दे रहे हैं बोलते हैं? कल डेट देते हैं हाँ हाँ, सोनोग्राफी की, मतलब आपको मिल गई तारीख? नहीं, अभी नहीं मिली। नहीं मिली। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं आप? आज ही आई। जी, मैं आज ही आई। आज ही आए हैं, लेकिन मतलब समय दे रहे हैं बोलते हैं ना? जब इस विषय पर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पंकज महाजन से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में जिले भर के पेशेंट आते हैं। सभी की सोनोग्राफी एक ही दिन में होना संभव नहीं है। हम यहाँ पर 20 से 25 सोनोग्राफी एक दिन में करते हैं। हम लोगों के द्वारा गर्भवती महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाती है। जिले में एक ही सोनोग्राफी सेंटर है जो जिला अस्पताल में संचालित है। लांजी में भी सोनोग्राफी सेंटर है, लेकिन चिकित्सक की कमी की वजह से सारे पेशेंट यहीं आते हैं और जिले में अकेला मैं ही सोनोग्राफी करता हूं। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ज़िले में रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, इसके चलते समस्या बन रही है। चल पेशेंट अपने यहाँ पे जिले भर से पेशेंट आते हैं और सभी की सोनोग्राफी एक दिन में संभव नहीं हो पाती। हम यहाँ पे 20 से 25 सोनोग्राफी रोज कर रहे हैं और उस हिसाब से हमें एएनसी को प्रायोरिटी देनी है। और एएनसी की 3 जाँचें हम करते हैं। एक पहला आता है कि 12 से 15 हफ्ते के बीच में, दूसरा हम करते हैं 18 से 22 हफ्ते में और तीसरी सोनोग्राफी करते हैं 28 से 32 हफ्ते के बीच में। तो ये 3 सोनोग्राफी तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा यदि दूसरे फिर पेशेंट आते हैं, जनरल एब्डोमेन रहते हैं, तो कंडीशन देख करके उनको फिर उस हिसाब से डेट दी जाती है। नहीं तो फिर जैसे हम सलाह भी देते हैं कि ज़्यादा तकलीफ यदि किसी को है तो भर्ती होकर के इलाज कराएं और उनका सोनोग्राफी नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे हो जाता है। अच्छा सर, क्या कारण है कि मतलब पूरे ज़िले के लोग यहीं पे आ रहे हैं? क्या बाकी अभी ज़िले में तो सिर्फ एक ही सोनोग्राफी है बालाघाट में, और एक लांजी में भी डाला हुआ है, पर वहाँ पे अभी फिलहाल डॉक्टर का थोड़ा कमी है। और अपने ज़िले में भी मैं अकेला ही सोनोग्राफी करने वाला, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है। वहीं जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी करने वाले पेशेंट काफ़ी आते हैं और सबसे पहले प्राथमिकता वे लोग गर्भवती महिलाओं को ही देते हैं क्योंकि उनकी सोनोग्राफी आवश्यक है। प्रतिदिन 20 से 25 सोनोग्राफी की जाती है। जिले में रेडियोलॉजिस्ट की बहुत ही कमी है। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की ट्रेनिंग ली गई है। डॉक्टर महाजन ने तो उनके द्वारा सोनोग्राफी की जाती है। अगर रेडियोलॉजिस्ट रहते तो इतनी समस्या नहीं होती। अस्पताल में एक की जगह 2 मशीन लगाई जाती। हम लोगों के द्वारा कई बार पत्र व्यवहार भी किया गया। जब तक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होती तब तक यह समस्या बनी रहेगी। क्या वजह है कि उनको समझ लिया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि पेशेंट्स की अभी थोड़ी सी आवक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। दूसरा, सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग गर्भवती वालों को देते हैं, माताओं को, क्योंकि उनको सोनोग्राफी आवश्यक है, तो वो आवश्यक सेवा में आता है। जो रूटीन सोनोग्राफी है, किडनी के स्टोन के लिए है या पथरी के लिए किया है, दूसरे चीज़ों के लिए, उसके लिए वो लोग अपनी मशीन की कैपेसिटी देखते हुए 25 से 30 सोनोग्राफी एक मशीन में हो सकती है, उतना ही करते हैं वो लोग। वो गर्भवती माताओं के लिए हो जाता है। जो डेट वाले रहते हैं उनको फिक्स है, 2, 4, 5 लोग, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते वो, तो इसलिए वो तारीख मिलती है रूटीन के लिए। सर, सारे जिले के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या रेडियोलॉजिस्ट की कमी है अपने आप? रेडियोलॉजिस्ट की मतलब रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, कमी की कहाँ बात कर रहे हो आप? रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। एक सोनोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग लिए हुए डॉक्टर महाजन है, वो सोनोग्राफी करते हैं। नियुक्ति रहती तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। अगर रेडियोलॉजिस्ट रहता तो बात अलग हो जाती, फिर तो अपना को थोड़ा सा उतना वो हो जाता है। मशीन भी 2 अपन वो कर देते हैं, 2 लोगों को लगा देते हैं सोनोग्राफी में, तो उतना टाइम वो हो जाता है उसमें। तो सर, आपने कभी क्या इस और पत्र व्यवहार किए नहीं किया? सबको मालूम है, सब पत्र किया हुआ है। शासन से रेडियोलॉजिस्ट जब तक अपॉइंट नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे? सांची दुग्ध संघ जबलपुर ने जिले के विभिन्न समितियों को दूध का भुगतान नहीं किया है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए शनिवार को जिले के विभिन्न सहकारी समितियों ने किसानों से दूध का संकलन नहीं किया और भुगतान की मांग को लेकर सामूहिक तौर पर हड़ताल शुरू कर दी है। शनिवार को की गई इस 1 दिवसीय हड़ताल के दौरान किसान संघ और विभिन्न सहकारी समितियों के पदाधिकारी सदस्यों ने जिला दुग्ध शीत केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जहां समिति और किसान संघ पदाधिकारियों ने दूध का लंबित भुगतान देने सहित वर्षों से लंबित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। तो वहीं उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए समस्त मांगे 10 दिनों के भीतर पूरी किए जाने की भी मांग की, जहां उन्होंने सांची दुग्ध संघ जबलपुर को मांग पूरी करने के लिए 10 दिनों का मोहलत देते हुए अगर इन दिनों में मांग पूरी नहीं होने पर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी।
आज सभी जो दुग्ध समिति के सदस्य यहाँ आमंत्रित हुए हैं। जिला दूध उत्पादक संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के लिए हम लोग निरंतर 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो दूध का भुगतान है वो लगभग 70 दिवस लेट चल रहा है और इन 2 महीनों में संघ के द्वारा भी भारी मात्रा में प्राइस रेट जो रेट है दूध के रेट में गिरावट की गई है, जो प्राइवेट की तुलना में बहुत कम कर दिया गया है। और इन दोनों चीज़ों के चलते हमारे जो किसान हैं, उत्पादक हैं, दूध उत्पादक हैं, उनको भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है कि अब ये जो कंपटीशन का दौर है, प्राइवेट निजी कंपनियां हावी है, तो हम सहकारी समिति कैसे मैनेज करें। एक तो समय पे पेमेंट नहीं देने के कारण और रेट में जो अंतर है, और इन्हीं कार्यक्रमों के चलते, इन्हीं तकलीफों के चलते हमें आज मजबूर होना पड़ा एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के रूप में। हमारे जो सभी किसान सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, समिति के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, हम लोग सभी लोग यहाँ आए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे। लालबरा नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खारी व देवरी के बीच सर्राटी नदी में विगत वर्षों पूर्व लाखों रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया गया था। पुल से आवागमन करने वाले लोगों की सुविधा के लिए पुल के दोनों ओर लोहे के एंगल व रेलिंग लगाई गई थी, सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि पुल से आने जाने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का हादसा घटित न हो सके। परंतु विगत दिवस से अज्ञात चोरों के द्वारा पुल के ऊपर लगाए गए एंगल व रेलिंग की चोरियां की जा रही है। लगातार एंगल व रेलिंग की चोरी की जा रही है, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को देवरी व खारी पंचायत के लोगों के द्वारा की गई, किंतु अभी तक उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीण जनों में पुलिस प्रशासन के प्रति भी आक्रोश बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम खारी देवरी के बीच सर्राटी नदी बहती है, परंतु पुल न होने के कारण दोनों ग्रामों के ग्रामीणजनों का बारिश के दिनों में संपर्क टूट जाता था, साथ ही आवागमन करने में परेशानी होती थी, जिसके बाद ग्रामीणजनों ने नदी में पुल बनाने की मांग की थी। इसके बाद पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार के द्वारा 10 से 12 वर्ष पूर्व पुल की स्वीकृति दिलवाई गई थी और लाखों रुपए की लागत से पुल का निर्माण करवाया गया था। पुल के दोनों ओर सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के एंगल व रेलिंग लगाई गई थी, जिसके बाद से देवरी खारी के दर्जनों ग्रामों का संपर्क जुड़ चुका था और लोग आवागमन करते थे। परंतु विगत माह से सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर लगाए गए लोहे के एंगल व रेलिंग को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह चोरी होते रही तो पुल से धीरे धीरे पूरी रेलिंग ही गायब हो जाएगी और पुल से गुजरते समय अगर बाइक अनियंत्रित होती है तो नदी में बाढ़ आने पर बहते पानी में कोई व्यक्ति साथ हादसा हो सकता है। ग्राम पंचायत खारी व देवरी के उपसरपंच व ग्रामीण जनों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि के समय गश्त करने के साथ ही अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। यहाँ से चोरी हो रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, और आए दिन यहाँ साल भर से देखा जा रहा है चोरियाँ होते जा रही है। और अभी तो ये हालत हो गया है कि बच्चे यहाँ से जाते हैं, जानवर जाते हैं, आदमी जाते हैं, कभी भी नाले में गिर सकते हैं। अच्छा, वो रेलिंग इसलिए लगाई गई थी कि अटक रहेगा वो? अटक रहे, मतलब ये बच्चों को या भविष्य में किसी का हादसा ना हो इसलिए रेलिंग लगाई गई है। लेकिन आज इसमें चोरी होने से क्षति होने की संभावना है। अच्छा, जैसे कभी नदी में बाढ़ आती है क्या यहाँ पे? बाढ़ आती है, बहुत बाढ़ आती है। पर पुल के ऊपर से नहीं जाता पानी? पुल के ऊपर से नहीं जाता, अच्छा, नीचे से ही बहता है। नीचे से जाता है। और ये सुविधा के लिए है कि किसी की क्षति ना हो, इसलिए इसको लगाया गया था। लेकिन चोरी होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिससे जनधन की हानि हो सकती है। ये जी कम से कम 1 वर्ष हो गया। पिछले वर्ष 1-2 रेलिंग कटी हुई दिखी। हमने कि चलो पुलिस थाना में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अज्ञात चोरों के पीछे पुलिस थाना द्वारा कुछ अज्ञात चोरों की जानकारी लेकर उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि और इस वर्ष तो ज़्यादा ही ऐसे नज़र आ रहे हैं कि मेरे को लगता है रात्रि में 12 से 2 बजे के बीच में अज्ञात चोर या कोई डकैत बाहर का होगा या गांव का, खारी का, देवरी का कोई भी होगा, जो यहाँ बैठे रहते हैं, बेरोजगारी को काम करने रोते हैं, काम करते नहीं और सीधे रेलिंग पर नज़र रखकर इसको काट कर अपने 100-200 के रोज़ शाम का जुगाड़ करते हैं। अच्छा, धीरे धीरे सभी निकालते जा रहे हैं क्या लोग? हाँ, धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं, क्षति पहुँचाई जा रही है। जैसे अगर निकलने के बाद फिर किस तरह से नुकसान है इसमें? जैसे भविष्य में तो जैसे अगर ये रेलिंग काट के लेके जा रहे हैं तो हमारे यहाँ से बच्चा, स्कूल के बच्चे जाते हैं, जानवर जाते हैं, उनको रोकने के लिए रेलिंग लगाई गई है। और ये आवागमन का साधन लामता से। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम चौखंडी में खेत में कृषि कार्य कर रहे किसान परिवार पर मधुमक्खी ने अचानक से हमला कर दिया।
इस हमले में चौखंडी निवासी किसान लालचंद हरिनखेड़े की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में उपचार के दौरान मौत हो गई, तो वहीं मृतक की पत्नी नीलमबाई और बहू पुष्पाबाई हरिनखेड़े गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को किसान लालचंद हरिनखेड़े अपने खेत में बहू और अपनी पत्नी के साथ कृषि कार्य कर रहे थे। इस दौरान अचानक से मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद घायलों को तत्काल ही उपचार के लिए कटंगी अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व से ही हृदय रोग की बीमारी से पीड़ित लालचंद हरिनखेड़े की उपचार के दौरान मौत हो गई, तो वहीं बहू और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि मधुमक्खी ने गांव के करीब 1 दर्जन लोगों पर भी हमला करने की जानकारी सामने आ रही है। यह तमाम लोग भी अपना उपचार करवाने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंच गए हैं। क्या घटना हुई है आप लोगों के साथ? कितने बजे की घटना है? 11 बजे। कहाँ पे हुई घटना? कब गए थे आप लोग? कौन कौन गए थे? कितने लोग गए थे? मैं गई थी, ये बहू थी और वो थे। 3 लोग गए थे। फिर क्या हुआ? अब वो कहाँ बैठा था, कहाँ बैठा था, दिखा भी नहीं हमको, पर वो मक्खी आके आके बैठी, उठ के आके पहले बैठा काटा, तो मैं कहती क्या है करके बोली, पाइप में बोलते क्या है बोले, मक्खी बोलती, मक्खी बोले चल, बोले ना मैं भी उतरी है नीचे की बंदी में, तो वो वहाँ से उतरने बैठी, फिर वो वहाँ गिर गई मेरी, फिर इधर से रोड की तरफ आने बैठी, पास से निकल गए उधर, मैं इधर बंदी में शॉट मारी। कितने लोगों को चाबी मक्खी ने? 3 लोगों को। मेरे को 2 मक्खी ने चाबी। मैं दौड़ते दौड़ते, कचरा था मेरे हाथ में, तो कचरा को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते घर तक आई। अच्छा। तो मेरे को 2 मक्खी ने चाबी, एक यहाँ चाबी, एक यहाँ चाबी, और इनको दोनों ससुरे लोगों को बहुत चाबी। तो ससुर साहब का क्या हुआ? उनके वो गुजर गए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए गुरुवार को उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जहां एनएसयूआई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस के द्वारा पीटे जाने वाले इस मामले पर एनएसयूआई मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आशुतोष चौकसे सहित करीब अन्य कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई थी। वहीं करीब 40 से अधिक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जहां छात्र हित में आवाज उठाकर घोटाले को उजागर करने पर पुलिस के द्वारा किए गए इस लाठीचार्ज पर एनएसयूआई जिला संगठन ने कड़ा ऐतराज जताया है। जिन्होंने इंदौर में हुए इस घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शनिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां एनएसयूआई के बैनर तले कुछ युवकों ने नगर के पीजी कॉलेज से एक रैली निकाली। यह रैली नारेबाजी करते हुए सीधे अंबेडकर चौक पहुंची, जहां एनएसयूआई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले का दहन कर अपना आक्रोश जताया। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
इंदौर में जो एनएसआई के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आशुतोष चौधरी के आह्वान पर सभी जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। उसी को लेकर के हमने आज जिले में पुतला दहन का कार्यक्रम किया। क्यों लाठीचार्ज किया थे इन लोगों ने? एनएसआई हमेशा छात्र हित की लड़की आई है और ये मामा को हमेशा पसंद नहीं आता। शिवराज सिंह चौहान जी अपनी सत्ता के घमंड में इतना चूर हो चुके हैं कि वो किसी को नहीं देख रहे हैं। वारासिनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिकंदरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्राम में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवा मात्र 3 दिन ही उन्हें मिल पा रही है, जिससे ग्रामीण नाखुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब ग्राम में स्वास्थ्य केंद्र है तो उसका लाभ पूरे दिन मिलना चाहिए ताकि ग्रामीणों को अपने उचित उपचार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में मात्र एक ही एएनएम की पदस्थापना है जो 3 दिन ग्राम सिकंदरा में अपनी सेवाएं देती है। वह 3 दिन ग्राम पंचायत कोस्ते में सेवाएं दे रही है। ऐसे में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा का भरपूर लाभ कैसे मिल पाएगा? स्वास्थ्य सेवाएँ हमें 3 दिन हफ्ते में मिलती है। यहाँ की मैडम साहब ने कहा तो बोले कि 3 दिन हमारी ड्यूटी यहाँ रहती है, 3 दिन की ड्यूटी कोस्ते में करते हैं, इसलिए हमें 3 दिन ही इसकी सेवा मिल पाती है। कौन कौन से दिन है वो? सोम, मंगल, बुध। बाकी दिन फिर आप लोग को स्वास्थ्य सेवा के लिए फिर बंद रहता है। फिर वो बोलते हैं कि कोस्ते में हमारी ड्यूटी है, डबल ड्यूटी कर रहे हैं। 3 दिन यहाँ खोलते, 3 दिन कोस्ते में। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि 6 दिन खुले। हाँ, ऐसा तो है। अब वो क्या है, शासन की योजना है। हमारे यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है 3 दिन यहाँ खुलता है और यहाँ की जो मैडम है 3 दिन कोसते जाती है। तो हमारा ग्राम पंचायत जो बड़ा है, 3 ग्राम पंचायत के बराबर एक है, तो पूरे 6 दिन खुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ की जनता को ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा और सेवा अच्छे मिल पाएगी। आपने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कभी कहीं भी? प्रयास तो अब जो बालाहाट में प्रभारी हैं उनसे 2 बार संपर्क किए थे, तो एक बार तो संपर्क नहीं हो पाया, एक बार हुआ था तो आवेदन वगैरह दिए थे। अब वो विभागीय कार्रवाई है, अगर मान लो 6 दिन का हो जाता है तो इससे अच्छा और क्या है, बढ़िया हो जाएगा कार्रवाई। यानी लोग वंचित हैं अभी भी? हाँ, वंचित तो है। 3 दिन सेवा मिलती है, 6 दिन रहे तो और 3 दिन जो नहीं मिल पाता उसमें भी सेवा मिलेगी लोगों को, तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, अच्छे से इलाज विलाज हो पाएगा। जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बीजाटोला में 26 अगस्त की शनिवार को हृदय विदारक घटना घटित हो गई, जहां गांव में तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। जहां घटना के दौरान कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने मासूमों को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई और उन्हें तालाब से बाहर निकालकर सीधे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्रामीण जब बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे तो यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतक बालक ग्राम बीजाटोला के निवासी है, जिनमें मयंक कोदो उम्र 8 वर्ष और पुष्पेंद्र दोने उम्र 7 वर्ष बताया गया, जो खेलते खेलते नज़दीक के तालाब के पास पहुंच गए थे और नहाने उतरे थे, जहां गहरे पानी में जाने से डूबने के दौरान उनकी मौत हो गई। वही घटना की जानकारी लगते ही गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गई। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। इस घटना के बाद जब परिजन व ग्रामीणों ने बालकों को अस्पताल लेकर आए तो वहाँ चिकित्सक मौके पर नहीं मिल पाए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों को जब अस्पताल लाया गया था तो उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन समय रहते इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर यहां भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तालाब में डूबने से बच्चों की मौत हुई है वह अवैध उत्खनन के चलते निर्मित तालाब है, जहां जेसीबी लगाकर गहरा गड्ढा बनाकर रख दिया गया था। वहीं बारिश के चलते उस गड्ढे में पानी भर गया और उसी गहरे पानी में जाने के कारण बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जबकि पूर्व में इस तरह की घटनाएं अन्य गाँवों में घटित हो चुकी, लेकिन ऐसे स्थानों पर सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई पहल नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही की घटना हो गई यहाँ पर। मैं खेत से आ रहा था तो मैं एक लड़के को डूबते देखा तो मैं चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़े तो वो डूब गया। उतने में निकाले तो खत्म हो गई थी। अच्छा, ये जो गड्ढा है तालाब में जो अवैध उत्खनन की बात कही जा रही है, क्या जेसीबी वगैरह से यहाँ से उत्खनन किया? जेसीबी से निकालेगा मिट्टी। बालक डूब के खत्म हो गया तालाब में, छोटे 7-8 साल करीब के। और कैसे पता चला आपको ये घटना? ये बस मोहल्ले की बात है, घर के पीछे घटना है तो पता चला, आग देखे निकाल के ले गए। दोनों मृतक थे, यहीं पे मृतक दोनों की बात हो चुकी है। अच्छा, क्या लगता है ये जो तालाब है, तालाब
तो है तालाब, यदि तालाब के रेशों के हिसाब से बनता तो बढ़िया था। तालाब नहीं हुआ, ये मौत का गड्ढा हो गया जहाँ अवैध उत्खनन का शिकार हो गया। आज 2 बच्चे ख़त्म हो गए। यदि यहाँ शायद JCB से खुदाई नहीं होती, नहीं निकाला जाता मुरम, तो शायद आज 2 लोगों की जान नहीं जाती।